Hello everyone, my name is Vivek and today we are going to start chapter number 4, Magnetic Effect of Electric Current, and in this chapter we will discuss Biot-Savart's law and its application. तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ से। बेसिकली ये बायोट-सावर्ट लॉ है क्या और ये जो बायोट-सावर्ट लॉ है ये किस लिए फ्रेम किया गया, किस लिए इस लॉ को हमने डेवलप किया। बेसिकली जब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ था और ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो कंसीडर करते हैं, फॉर सपोज हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है और अगर इस कंडक्टर में हम करंट का फ्लो सपोज करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। जब ये कंक्लूजन आ गया कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट हम पास कराते हैं और उस करंट के पास कराने की वजह से उस पर्टिकुलर कंडक्टर में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स डेवलप किए, कुछ फॉर्मूला डेवलप किए। उसमें से दो साइंटिस्ट थे, एक थे बायोट एंड सेकेंड वन इज सावर्ट। इन दोनों ने मिलकर के एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है और उसकी वजह से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, आप उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ और इन्होंने क्या फॉर्मूला डेवलप किया था उस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया है और इस कंडक्टर में हमने आई करंट का फ्लो एज्यूम किया है। मान लीजिए कि हमें पता है कि इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मान लीजिए कि हम इस कंडक्टर से किसी पॉइंट पी पर, मान लीजिए हम इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो बायोट-सावर्ट लॉ एक्चुअली क्या था कि इन्होंने किसी भी कंडक्टर की फुल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा। मतलब कि अगर हम एक पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ कैलकुलेट करना चाहें तो हम बायोट-सावर्ट लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि आप पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ मत कैलकुलेट करो, आप क्या करो, उस पूरे के पूरे कंडक्टर को स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर दो, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर दो। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर में यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए पूरी जो लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज सपोज टू बी एल, तो हम इसका एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करते हैं डीएल, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम फुल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड एक साथ नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना होगा, एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना होगा और उस स्मॉल पोर्शन की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर हम उस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे जो कंडक्टर है और जो हमने ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आर ड्रॉ किया है, मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है, आर है, इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल है, दिस एंगल इज बीइंग थीटा। पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल है। और क्योंकि इस पर्टिकुलर डीएल एलिमेंट में आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर आई डीएल को हम लोग एक साथ लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब हम बायोट-सावर्ट ने जो कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे, उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो कुछ उस तरीके से थे कि इन्होंने कहा कि देखिए, आप पूरे कंडक्टर की तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते, आप एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर रहे हो। अगर हम एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो भी तो स्मॉल होगी, उसको हम मान लेते हैं डीबी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुई है। तो हमें इसी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि जो बायोट-सावर्ट लॉ है, दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ यूज्ड टू, बायोट-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, टू फाइंड द
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बायोट सावर्ट लॉ का हम लोग यूज करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इन्होंने कहा कि देखिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी मान रहे हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डीएल के। यानी आप इस करंट एलिमेंट की लेंथ को जितना ज्यादा एज्यूम करोगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा डेवलप होगी। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तीसरी बात बताई गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जो यहाँ पे साइन थीटा एंगल हमने कैलकुलेट किया है, एंड दिस साइन थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, यानी जो ये लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, और जो पोजीशन वेक्टर आर है, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज साइन थीटा। तो हमने इसी का साइन कंपोनेंट लिया है। अब यहाँ पे फोर्थ पे कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। और ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं एज पर द बायोट सावर्ट लॉ, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेंथ कम है तो करंट कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जितनी ज्यादा करंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो इनका जो बेसिक आइडिया था, जो इनके बेसिक ऑब्जर्वेशंस थे, वो प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखते हैं इस पर्टिकुलर कंडक्टर पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही साबित होते हैं। उसके बाद क्या किया गया कि जो ये चार पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बायोट एंड सावर्ट ने ड्रॉ किए थे, इन चार के चार ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन करके इनके ऑब्जर्वेशंस को कैसे लिखा गया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे जितने भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए थे, लाइक आई लिया था, डीएल था, साइन थीटा एंड अपॉन आर स्क्वायर, हमने इनके कंबाइन कर लिए, मतलब जितने भी ये चार रिजल्ट आए थे, हमने इनको कंबाइन कर लिया। और हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, वी ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो के कांस्टेंट यहाँ पर आया है, इसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि इन्होंने कैलकुलेट की, और वो जो के की एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये एक फिक्स वैल्यू होती है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी फिक्स वैल्यू है, यानी कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, जहां पर भी हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जरूरत होगी, वहां पर हम ये न्यूमेरिक वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो बायोट सावर्ट लॉ जो फाइनली हमारा बनता है, वो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला फाइनली हमारा बनता है। और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेवलप किया है, ये फॉर्मूला बायोट सावर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है, यानी कि ये जो हमारी फॉर्म है, ये यहाँ पे स्केलर फॉर्म है। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो समझ लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म इसकी हम कैसे मेंशन करेंगे। तो ये हमने स्केलर फॉर्म लिखी, अब हम यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखने जा रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए हम सभी जानते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर, यानी कि जो स्मॉल लेंथ है वो, और जो पोजीशन वेक्टर आर है, उसके बीच का एंगल है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इसके बीच का एंगल है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का कंपोनेंट अगर हटा दें, तो डीएल, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट है, तो आर कैप हो जाएगा। कैप मींस बेसिकली दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, तो हम सब जानते हैं कि आर कैप विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर कैप की वैल्यू को वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इसका जो मॉड है उसको हम लोग आर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो फाइनल रिजल्ट ये आने वाला है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई। सी,
I and dl because we are going to dl and cross हम यहाँ पे r वेक्टर r डिवाइडेड बाय r करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर r। और अगर हम इस r की वैल्यू को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट वुड बी r क्यूब। तो ये हमारी जो है वेक्टर फॉर्म हो जाती है बायोट सावर्ट लॉ की। अब इसी बायोट सावर्ट लॉ को यूज करके हमें कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे और उन डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया है इस बायोट सावर्ट लॉ के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट सेगमेंट है वो है बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, कि कैसे बायोट सावर्ट लॉ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। लेट्स मूव टू एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। यहाँ पर हमने तीन एप्लीकेशन लिए हुए हैं और हम इन तीन एप्लीकेशंस की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मींस कि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर होगा इस तरीके से, और इस स्ट्रेट वायर से हम किसी भी डिस्टेंस पे, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं x, और हम इस किसी भी डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं p, और इस पूरे वायर की वजह से, यानी जो ये पूरा वायर है, हम इस अगर इस वायर को x और y नाम दे देते हैं तो इस पूरे एक्स वाई वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में। यानी हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, ये स्ट्रेट वायर हो सकता है, स्ट्रेट रॉड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है जिसमें कि आई करंट हमारी फ्लो होगी और उस करंट के फ्लो होने की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और हम किसी भी पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। In our second application, where it is said कि magnetic field at the center of current carrying circular coil, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल होगी और इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में, यानी इसके सेंटर में यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है और इस कॉइल के करंट फ्लो होने की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इसको हमें सेकेंड एप्लीकेशन में कैलकुलेट करना है। और थर्ड एप्लीकेशन जो यहाँ पर है वो ये है कि अगर हमें एक कॉइल दी हुई है, लाइक हमें यहाँ पे देखिए सर्कुलर कॉइल दी हुई है और इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे हम इसको एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट P है, और अगर हम इस कॉइल की जो रेडियस है इसको A एज्यूम करते हैं तो इस कॉइल के सेंटर से इसकी एक्सिस जो है, यानी ये एक्सिस तो सेंटर से ही पास होगी, ये एक्सिस पर हमें x डिस्टेंस पे P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ये यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे तीन केस हैं जिनको हम स्टडी करने की आज कोशिश करेंगे। सो हम लोग इसका फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को करने के लिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को कंसीडर करते हैं। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लेते हैं और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए हमने यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर किया है और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हमने आई करंट का फ्लो माना है कि यहाँ पर आई करंट जो है इस पर्टिकुलर वायर में फ्लो हो रही है। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इस कंडक्टर को हमने माना है, इस कंडक्टर का नाम दिया है एक्स एंड वाई। हम इस कंडक्टर से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी हम इस कंडक्टर से यहाँ पर हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर कंडक्टर की वजह से वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है, इस आई करंट की वजह से इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर इस जो पॉइंट हमने P कंसीडर किया है इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये कंडक्टर है इस कंडक्टर से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, इसको पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं x। ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से सॉल्व करना है। तो बायोट सावर्ट लॉ तो ये कहता है कि हम पूरे के पूरे कंडक्टर पे एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वायर में, इस पूरे कंडक्टर में एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से हमने पी पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, उससे हम थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी लेंथ एल लेंथ तक नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल लेंथ डीएल कंसीडर करते हैं। और इस डीएल लेंथ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट कर लें, तो हम उस पर्टिकुलर डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको पूरे वायर पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इस डीएल एलिमेंट को इस पी पॉइंट तक मैच कराते हैं, और यहाँ पर जो एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। और क्योंकि हमें पता है कि डीएल से पी पॉइंट तक जो लाइन होती है ये पोजीशन वेक्टर आर होती है, यानी ये बताएगी कि कितनी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। फाइन। अब हमें क्या करना है, हमारा बेसिक सा टारगेट ये है कि हम डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लें, और फिर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ये कहा गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वायर बहुत ज्यादा लेंथी है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, उस पॉइंट से जो लेंथ है और जो वायर की लेंथ है वो काफी ज्यादा है, यानी कि जो एक्स डिस्टेंस है वो वायर की लेंथ से काफी कम है। ये मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो हमें पर्टिकुलर इस वाली प्रॉब्लम में जो डीएल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हम उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। देखिए बायोट-सावर्ट लॉ हमें पता है कि स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी होगी, और यहाँ पर अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो ये डीएल एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को हमें इस जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। हम पहले तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि ये एंगल कितना है, देखिए 90 डिग्री, क्योंकि हम वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो ये, क्योंकि करंट तो देखिए सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, लेकिन जो डीएल साइन थीटा आर है, इनकी वैल्यूज को हमें एक्स थीटा आर के टर्म्स में लिखना होगा। सॉरी यहाँ पर हम फाई लिखेंगे, क्योंकि हाँ पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच में जो एंगल है वो फाई है। तो यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू। देखिए साइन फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज है। देख, अगर हम इस पॉइंट को पी नाम देते हैं, इसको ओ नाम देते हैं और इसको सी नाम देते हैं, तो हमें पता है कि इन राइट ट्रायंगल पीओसी, ये एक राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल पीओसी में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एंगल फाई होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो फाई प्लस थीटा है दिस इज द 90 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम दोनों साइड साइन का फंक्शन ले लें, तो साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा। तो हम जो ये साइन फाई की वैल्यू है उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है, तो पहली चीज तो हमें ये पता चली कि साइन फाई की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो कॉस थीटा है, अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा x अपॉन आर के, क्योंकि हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ये P पॉइंट के सामने ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बेसिकली हो गई परपेंडिकुलर, x आपका हो गया है बेस, और r जो आपका है वो हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू सिंपली हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन r। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू x अपॉन cos थीटा। ये हमारी, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो डीएल फाइंड आउट करना है। देखिए डीएल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल में अगेन इन द ट्रायंगल पीओसी, अगर हम इस पीओसी ट्रायंगल में फिर से tan फाई को लेकर के चलते हैं, नॉट tan फाई, tan थीटा, तो हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो
क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर है एल और हाइपोटेनिस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, सॉरी नॉट हाइपोटेनिस, इट इज बेस, एल अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो एल की वैल्यू हो जाएगी एक्स टेन थीटा। और अगर हम इस L इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dl की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। तो dl अपॉन डी थीटा, यहाँ पर x कांस्टेंट होगा तो d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम dl की वैल्यू को देखें तो क्लियरली हमें नजर आ रही है x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमने ये वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली। अब देखिए जो हमने ये तीन इक्वेशन यहां से निकाली हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अगर हम ये यहां से साइन फाई की वैल्यू, dl की वैल्यू और r की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या वैल्यूज हमको मिलेंगी, क्या फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, इसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए हमें जो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl की। देखिए क्या वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड हमने यहाँ पे साइन फाई की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट की है cos थीटा, और डिवाइडेड बाय अगर हम r की वैल्यू को लिखते हैं तो दैट इज x अपॉन cos थीटा। तो क्योंकि ये x अपॉन cos थीटा और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो dv इज इक्वल टू, इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे अगर हम इसको cos थीटा लिखते हैं एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो सकता है, और यहाँ से हम एक x की वैल्यू को एक x से कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा dv यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, वो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई x। तो ये जो वैल्यू देखिए अभी तक हमें मिली है, ये मिली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl, लेकिन हमें इस पूरे वायर की वजह से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर को देखिए, इस वायर का ये एंड जो है P पॉइंट से मैच कराएंगे और इस एंड को हम इस पॉइंट से मैच कराएंगे। तो यहां से जो बेटा एक एंगल हमने ये इस लाइन से ये एंगल हमने यहाँ पे माना है, इसको हम मान लेंगे थीटा 1। ये पूरा है इस वाली पॉइंट से इस पॉइंट तक थीटा 1, और जो इस लाइन से इस लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा थीटा 2। क्योंकि हमें पूरे वायर को इंटीग्रेट करना है, तो पूरे वायर को अगर हम बेटा यहाँ से अगर हम यहाँ से थीटा 1 लेते हैं और यहाँ से हम थीटा 2 लेते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2 में पूरा वायर हमारा कवर हो गया। तो जो इंटीग्रेट हम करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट में हम लोग थीटा 1 थीटा 2 लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पर और समझने वाली है कि हमने यहाँ पे थीटा 1 को देखिए, एक डायरेक्शन हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एक डायरेक्शन हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो एक को हम लोग यहाँ पे माइनस में कंसीडर करेंगे, एक को हम लोग प्लस में कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर को इंटीग्रेट करते हैं इस रिलेशन को, तो dv इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जिनका इंटीग्रेशन करना है उनको इंटीग्रेशन में रखेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स। जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पर अगर हम लिमिट को मेंशन करेंगे तो लिमिट है हमारे पास माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये लिमिट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स। अगर हम cos थीटा का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो cos थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल हमारा होता है sin थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये sin थीटा, और हमें पता है कि लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक है। तो अब हमें यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, और हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin थीटा 2 माइनस sin
थीटा 1, ये माइनस का है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, यहाँ पर जो होगा वो होगा साइन थीटा 2, और साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो ये ऐड होकर के साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। इसके जो बाकी दो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।